हेलो दोस्तों। मेरा नाम अंजलि है और आज भी मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है जब मेरी बड़ी बहन वंशिका की शादी थी। हमारे घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। आंगन में रंग बिरंगी झालरों से सजावट की गई थी। घर की महिलाएं गीत गा रही थी। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वंशिका हम सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके बाद मेरा नंबर आता था। मुझसे छोटी दो बहनें और एक भाई था। हमारे घर की यह पहली शादी थी, इसलिए हर कोई बहुत उत्साहित था। सुबह से ही मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। मैंने पीले रंग का सूट पहना हुआ था और मैं अपनी सहेलियों से हंसते हुए कह रही थी कि आज मैं जीजाजी से के जूते छुपाकर उनसे खूब पैसे लेने वाले हूँ। तभी मेरी माँ ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे की तरफ ले गई। जैसे ही मैं उनके कमरे के अंदर पहुंची, मैंने उनकी तरफ देखा तो मैं घबरा गई। उनकी आंखें लाल थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे काफी देर से रो रही हो। मैंने परेशान होकर पूछा, मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही है, सब ठीक तो है ना? मेरी बात सुनते ही माँ फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से कागज मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, इसे पढ़ो। मैंने जल्दी से वह कागज खोला और वह वंशिका का लिखा हुआ खत था। उसमें लिखा था, मम्मी मुझसे अब हिम्मत नहीं बची कि मैं अपनी बात आपसे कह सकूं, इसलिए मैं यह खत लिख रही हूँ। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी भावनाओं को भूल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। आज उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ नहीं गई तो वह खुद को नुकसान पहुंचा लेगा, इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आप सबको बहुत दुख होगा, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर हो सके तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। खत पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने माँ की तरफ देखा तो वह पूरी तरह रो रही थी। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, अंजलि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता था? मैंने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मम्मी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे जरा भी अंदाज़ा होता तो मैं दीदी को कभी जाने नहीं देती। माँ ज़मीन पर बैठ गई और बोली, अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे पापा दिल के मरीज हैं। अगर उन्हें ये बात पता चली तो वह ये सदमा सह नहीं पाएंगे। बाहर बारात आने वाली है, रिश्तेदार घर में भरे हुए हैं। अगर ये शादी टूट गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मैं भी रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं माँ को कैसे संभालूं। तभी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बेटी अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, तुम्हें वंशिका की जगह दुल्हन बनना होगा। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई। मैंने घबरा कर कहा, मम्मी ये कैसे हो सकता है? अगर बाद में ससुराल वालों को सच्चाई पता चल गई तो वह मेरे साथ क्या करेंगे? माँ ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, बेटी मैं जानती हूँ यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन अपने पिता की इज्जत बचाने का यही एक तरीका है। तुम्हारे पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ देर तक चुप रही। मेरे सामने एक तरफ अपने माता पिता की इज्जत थी और दूसरी तरफ मेरी अपनी जिंदगी। आखिरकार मैंने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, आप जैसा ठीक समझे वैसा कर लीजिए। माँ ने मुझे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे दुल्हन के कपड़े पहनाए गए। मैं आईने के सामने बैठी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। कुछ ही देर में बारात आ गई। घर में फिर से शोर और खुशियों का माहौल बनने लगा, लेकिन मेरे दिल में डर और घबराहट थी। शादी की सारी रस्में शुरू हुई। मैं घुघुंट में बैठी रही और चुपचाप सब कुछ करती रही। पंडित जी को पहले ही सारी बात बता दी गई थी, इसलिए उन्होंने मेरा नाम लेकर ही मंत्र पढ़े। शादी के दौरान कई बार मुझे लगा कि कहीं कोई सच ना जान जाए, लेकिन सब कुछ ठीक से होता रहा। कुछ घंटों बाद मेरी विदाई हो गई। मैं अपने माता पिता को रोते हुए देख रही थी और खुद भी आंसू रोक नहीं पा रही थी। मेरे मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि जब मेरे पति को सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा। ससुराल पहुंचने के बाद मेरा स्वागत हुआ। घर की महिलाओं ने रस्में पूरी की, लेकिन मैंने सिर दर्द का बहाना बना लिया और अपने कमरे में जाने की इच्छा जताई। थोड़ी देर बाद मुझे कमरे में बिठा दिया गया। मैं घबराई हुई बिस्तर पर बैठी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और रमन अंदर आए। उन्होंने धीरे से मेरा घूंघट उठाया। मुझे देखते हुए कुछ पल के लिए हैरान रह गए। उन्होंने अविश्वास भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और बोले, तुम उनसिका नहीं हो, तुम तो उसकी छोटी बहन अंजलि हो। मैं डर के मारे कांपने लगी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने धीरे धीरे उन्हें सारी सच्चाई बता दी। मैंने कहा, दीदी किसी और से प्यार करती थी और शादी वाले दिन घर छोड़कर चली गई। मम्मी पापा की इज्जत बचाने के लिए मुझे उनकी जगह बैठना पड़ा। मैं ये सब बताते हुए लगातार रो रही थी। मुझे लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। रमन कुछ देर तक चुप बैठे रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, जब शादी के समय पंडित जी ने तुम्हारा नाम लिया था तब मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं डरते हुए उनकी तरफ देख रही थी। मुझे लग रहा था कि वे बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन उन्होंने शांत आवाज में कहा, अंजलि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए बहुत बड़ा फैसला किया है। अगर आज बारात बिना शादी के लौट जाती तो हमारे परिवार की भी बदनामी होती। तुमने अपने परिवार के साथ साथ हमारे परिवार की इज्जत भी बचाई है। उनकी बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि वह मुझसे नाराज होंगे, लेकिन वह तो मुझे समझ रहे थे। रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं किसी को तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करने दूंगा। यह सुनकर मेरे मन का डर थोड़ा कम हो गया। उन्होंने अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपनी माँ से बात कर लो और उन्हें बता दो कि सब ठीक है। मैंने तुरंत माँ को फ़ोन किया।
मेरी आवाज़ सुनते ही वह रोने लगी। मैंने उन्हें बताया कि रमन को सारी सच्चाई पता चल गई है और उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर माँ ने राहत की सांस ली। उस रात मैं देर तक सोचती रही कि रमन कितने अच्छे इंसान है। उन्होंने बिना किसी शिकायत के मुझे अपना बना लिया। अगले दिन जब घर के बाकी लोगों को सच्चाई पता चली तो कुछ लोग नाराज हो गए। रमन की माँ ने भी शुरुआत में इस फैसले पर आपत्ति जताई, लेकिन रमन ने सबको समझाया। उन्होंने कहा अंजलि ने जो किया वह मजबूरी में किया और उसने दोनों परिवारों की इज्जत बचाई है। धीरे धीरे घर के लोगों को गुस्सा कम होने लगा और मुझे भी अपनाया जाने लगा। शादी के बाद धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बदलने लगी थी। शुरुआत में हर पल झिझक और डर में रहती थी, लेकिन रमन ने कभी मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं इस घर में किसी मजबूरी की वजह से आई हूँ। वह हमेशा मेरा सम्मान करते और हर छोटी बड़ी बात में मेरा साथ देते थे। मेरे साथ भी सास भी शुरुआत की नाराज़गी के बाद अब मेरे साथ सामान्य व्यवहार करने लगी थी। रमन ने उन्हें समझाया था कि जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और मैं भी इस परिस्थिति की उतनी ही बड़ी शिकार थी जितने बाकी लोग थे। समय के साथ घर का माहौल बदलने लगा और मुझे भी अपनाना महसूस होने लगा। रमन उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस इकाई में तैनात थे। उनका काम बहुत जिम्मेदारी भरा था। उनकी ड्यूटी का कोई तय समय नहीं होता था। कभी दिन में बुलावा आ जाता तो कभी आधी रात को उन्हें निकलना पड़ता था, लेकिन अपनी व्यस्त जिंदगी के बावजूद वह मेरे लिए समय निकाल ही लेते थे। कभी मुझे बाजार घुमाने ले जाते तो कभी मेरी पसंद की चीज़ें लाकर मुझे खुश कर देते। मैं धीरे उनसे जुड़ने लगी थी और मुझे महसूस होने लगा था कि मैं उनसे मन ही मन बहुत लगाव करने लगी हूँ। एक दिन रमन ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि अंजलि, मैं जानता हूँ हमारी शादी अचानक हुई थी और तुम्हें बहुत कुछ समझने का समय नहीं मिला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिश्ते को किसी मजबूरी की तरह नहीं बल्कि अपनी नई शुरुआत की तरह देखो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने धीरे से कहा, आपने मुझे जितना सम्मान दिया है उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। रमन मुस्कुराए और बोले, रिश्ते एहसान से नहीं विश्वास से चलते हैं और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रही थी, लेकिन रमन की नौकरी हमेशा मुझे डराती रहती थी। वह जब भी ड्यूटी पर जाते तो मेरा मन बेचैन हो जाता। मैं उनके लौटने तक हर पल उनकी सलामती की दुआ करती रहती। एक दिन रमन की छुट्टियां ख़त्म हो गई और उन्हें वापस ड्यूटी पर जाना था। उनके जाने से पहले मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और बोली, बहू, मेरा बेटा तो चला जाएगा, लेकिन अब तुम मुझे एक खुशखबरी कब सुनाओगी? उनकी बात सुनकर मैं शर्म से मुस्कुरा दी और धीरे से कहा, माँ जी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सास ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, मैं जानती हूँ बारी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, लेकिन मन की नौकरी बहुत जोखिम भरी है। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में बच्चों की किलकारी गूंजे, ताकि अगर कभी वह ड्यूटी पर जाए तो उसकी एक प्यारी सी निशानी हमारे पास रहे। उनकी बात सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने कहा, माँ जी, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए, वे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। मेरी सास मुस्कुराई और बोली, मैं भी यही दुआ करती हूँ बेटी, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ समय के लिए रमन के साथ उनके सरकारी आवास में जाकर रहो। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के पास चली जाऊँगी। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे लगा था कि वह मुझे अपने बेटे से दूर नहीं जाने देंगी, लेकिन उन्होंने खुद मुझे रमन के पास भेजने का फैसला किया। उसी शाम उन्होंने रमन को फ़ोन करके सारी बात बता दी। रात को अरमान का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में खुशी साफ महसूस हो रही थी। वह बोले, लगता है मेरे जाने के बाद तुमने माँ को इतना याद दिलाया कि उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजने का फैसला कर लिया। मैं हंस पड़ी तो वह बोले, सच कहूँ तो मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं कल तक सारी व्यवस्था कर लूँगा और फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। मैं भी उनके साथ रहने के ख्याल से बहुत खुश थी। अगले दिन मैंने अपना सामान तैयार कर लिया। मेरी सास भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। शाम तक हमें रमन के फ़ोन का इंतज़ार था। तभी अचानक उनके नंबर से फ़ोन आया। मैंने खुशी खुशी फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज़ सुनाई दी वह रमन की नहीं थी। मैं घबरा गई और पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? कुछ पल की चुप्पी के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या आप रमन के घर से बात कर रही हैं? मैंने काँपती आवाज़ में कहा, जी, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। सामने वाले व्यक्ति ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, हमें दुख के साथ आपको यह बताना पड़ रहा है कि ड्यूटी के दौरान रमन वीरगति को प्राप्त हो गया है। यह सुनते ही मेरे हाथ से फ़ोन छूटते-छूटते बच गया। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। मेरी सास ने तुरंत मेरे हाथ से फ़ोन लिया और बात करने लगी। कुछ ही पलों में उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। उसने देश के लिए अपना कर्तव्य निभाया है। मैं अपनी सास का साहस देखकर स्तब्ध रह गई। मैं उनके गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी, लेकिन उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, बहू, हमें मजबूत बनना होगा ताकि लोग हमारे फैसलों से प्रेरणा लें। अगले दिन पूरे सम्मान के साथ रमन का अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति उनकी बहादुरी की बातें कर रहा था। मैं सब कुछ देख रही थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि रमन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी यादें हर जगह मेरे साथ थी। उनके कपड़े, उनकी तस्वीरें, उनकी बातें, सब कुछ मेरे दिल में बस गया था। समय धीरे-धीरे बीतता रहा, लेकिन रमन के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे थम सी गई थी। मैं और मेरी सास एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। हम दोनों ने अपने दुःख को बाँट कर जीना सीख लिया था। रमन की पेंशन से घर का खर्च आराम से चल जाता था।
इसलिए मुझे घर से बाहर काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं अपना ज़्यादातर समय अपनी सास की देखभाल में बिताती और बाकी समय रमन की यादों के साथ गुजारती थी। हर रात मैं उनकी तस्वीर अपने पास रखकर सोती और मन ही मन से उनसे बातें किया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह आज भी मेरे आसपास हैं और मेरी हर बात सुन रहे हैं। इसी तरह देखते ही देखते 10 साल बीत गए। मेरी सास अब काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी और उनकी सेहत भी पहले जैसी नहीं रही थी। मैं उनका हर तरह से ध्यान रखती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मुझे अक्सर कमज़ोरी महसूस होती थी। कभी सिर चक्कर आने लगता तो कभी बिना वजह थकान महसूस होने लगती थी। कई बार मुझे खाने की इच्छा नहीं होती थी और सुबह उठते ही बेचैनी सी महसूस होती थी। मेरी सास ने मेरी हालत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह अक्सर कहती है, अंजलि, तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, तुम बहुत कमज़ोर होती जा रही हो। लेकिन मैं हर बार उनकी बात हंसकर टाल देती थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बैठा कर कहा, बेटी, अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकती हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। रमन के बाद मेरी ज़िंदगी में किसी और की जगह नहीं हो सकती। मेरी सास ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। मैंने उनसे वादा लिया कि वह दोबारा कभी इस विषय पर बात नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने भी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। एक दिन मेरी सास ने जिद पकड़ ली और बोली कि वे मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। मैंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने मेरा परीक्षण किया और कुछ जांचें करवाई। जांच की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर की यह बात सुनकर मैं और मेरी सास दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमें लगा शायद हमने कुछ गलत सुन लिया। मैं घबरा कर बोली, डॉक्टर साहिबा, शायद आपसे कोई गलती हुई है। डॉक्टर ने दोबारा रिपोर्ट देखते हुए कहा, नहीं, रिपोर्ट बिल्कुल सही है, आप गर्भवती हैं। डॉक्टर हमें कुछ जरूरी बातें समझाती रही, लेकिन हमारा ध्यान उनकी बातों पर नहीं था। घर लौटते समय हम पूरे रास्ते हम दोनों चुप रहे। घर पहुंचने के बाद मेरी सास ने फिर मेरे सिर पर हाथ रखा और शांत आवाज में बोली, बेटी, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है तो मुझसे सच कह दो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैंने रोते हुए कहा, माँ जी, रमन के अलावा मेरी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आया। मैं यह बात पूरे विश्वास से कह सकती हूँ। मेरी सास ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने पवित्र ग्रंथ पर हाथ रखकर उनसे कहा कि मैं सच बोल रही हूँ। मेरी बात सुनकर वह भी चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। अगले कुछ दिनों तक हम दोनों बहुत परेशान रहे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। फिर एक रात मेरी सास ने मुझसे कहा कि आज हम सच्चाई जानने के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा की तरह अपने कमरे में सोने का नाटक करूँ और वह पास ही रहेंगी। मैं डर तो रही थी, लेकिन सच जानना भी जरूरी था। रात गहरी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और सोने का अभिनय कर रही थी। कमरे की बत्ती बंद थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। आधी रात के करीब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे की खिड़की के पास कोई हलचल हुई हो। मैंने आंखें बंद रखी, लेकिन मेरा ध्यान पूरी तरह उसी तरफ था। कुछ ही पलों बाद मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। मेरे मन में डर बढ़ने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। मैंने धीरे से आंखें खोली और सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा था, जिसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेरी सास भी अंदर आ गई। उन्होंने तुरंत कमरे की बत्ती जला दी। रोशनी होते ही हम दोनों स्तब्ध रह गए, क्योंकि हमारे सामने खड़ा व्यक्ति कोई अजनबी नहीं था, वह रमन थे। उन्हें देखकर मेरी सांसें थम सी गई। मेरी सास कुछ पल तक उन्हें देखती रही और फिर दौड़कर उनके गले लग गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वहीं खड़ी उन्हें देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। रमन ने मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मेरी सास अब भी उनके कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी और बार बार उनका चेहरा देखकर यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि उनका बेटा सचमुच उनके सामने है। कुछ पल तक कमरे में गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर रमन ने धीरे से कहा, मम्मी, अंजलि, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है कि मैंने आप दोनों को बहुत दर्द दिया है, लेकिन जो कुछ हुआ उसके पीछे एक बड़ी वजह थी। मेरी सास ने काँपती आवाज़ में पूछा, बेटा, आखिर तुम इतने साल कहाँ थे और हमने जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया था वह कौन था? रमन ने गहरी सांस ली और कहा, मम्मी, मेरी नौकरी बहुत गोपनीय थी। शादी के कुछ समय बाद मुझे एक विशेष अभियान पर भेजा गया था। उस अभियान में हमें ऐसे लोगों के बारे में जानकारी जुटानी थी जो देश को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। यह मिशन बहुत संवेदनशील था और उसमें शामिल हर व्यक्ति को अपनी पहचान पूरी तरह छिपा कर रखनी थी। रमन कुछ पल के लिए रुके और फिर बोले, जब मैं उस मिशन पर गया तो हालात अचानक बदल गए। हमारे साथ काम करने वाले एक अधिकारी ने अपनी जान गंवा दी और परिस्थितियां ऐसी बन गई कि मेरी पहचान को पूरी तरह गुप्त रखना जरूरी हो गया। मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने यह फैसला किया कि दुनिया के सामने मुझे मृत घोषित
कर दिया जाए ताकि मैं बिना किसी खतरे के अपना काम पूरा कर सकूं। मेरी सास की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, कम से कम हमें तो सच बता सकते थे। रमन ने सिर झुकाकर कहा, मम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अगर मैंने किसी को भी सच बताया होता तो पूरे अभियान पर खतरा आ सकता था और कई लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। मैं हर दिन आप दोनों को याद करता था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अंजलि की तरफ देखा। मेरे मन में वर्षों का दर्द उमड़ रहा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, रमन, क्या आपको पता है इन 10 सालों में हमने कैसे दिन बिताए हैं? मैंने आपकी यादों के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे जीवन में कोई और आएगा, क्योंकि मुझे आपसे किया हुआ हर वादा याद था। मेरी बात सुनकर अमन की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने कहा, अंजलि, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तुमने मेरे लिए और मेरी माँ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी और मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मैं इस दर्द को कभी नहीं मिटा सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे एक मौका दे सकती हो। मैंने उनसे पूछा, लेकिन ये सब कैसे हुआ? रमन ने शांत स्वर में कहा, जब मुझे पता चला कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तब मुझे समझ आया कि अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं है। मेरा मिशन पूरा हो चुका था और मुझे वापस आने की अनुमति मिल गई थी। मैं जानता था कि ये सच्चाई तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगी, लेकिन मैं अब और दूर नहीं रहना चाहता था। मेरी सास ने भगवान को धन्यवाद किया और कहा, बेटा, तुम्हारे लौट आने से हमारे घर की खुशियाँ वापस आ गई हैं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास ने आज तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ लौटा दी हैं। मैं अब भी भावनाओं से भरी हुई थी। मेरे मन में शिकायतें भी थी और खुशी भी थी। मैं रमन से नाराज थी, लेकिन उन्हें अपने सामने देखकर मेरा दिल भी सुकून महसूस कर रहा था। रमन धीरे से मेरे पास आए और बोले, अंजलि, अब हमारी शादी हुई थी, तब तुम बहुत डरी हुई थी और मैंने तुम्हारा साथ देने का वादा किया था। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुमसे एक और मौका मांग रहा हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहो तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहाँ सच्चा पछतावा दिखाई दे रहा था। मैंने लंबे समय तक उनके बिना ज़िंदगी बिताई थी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने धीरे से कहा, मैंने आपको कभी अपने दिल से दूर नहीं किया। रमन ने मेरा हाथ थाम लिया और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का अधूरा हिस्सा फिर से पूरा हो गया हो। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी।